हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमारा टॉपिक ओवर हो गया था विच इज़ ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन के बाद में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है बेटा गैस्ट्रुला भवन की क्रिया। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन। लेकिन गैस्ट्रुलेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एक छोटा सा और एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ फेट मैप। नाउ व्हाट इज़ फेट मैप? फेट मैप क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं बेटा संभावी रेखा चित्र। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि वो रेखा चित्र जिसमें किसी चीज की संभावना हो। अब संभावना किसकी होगी? जैसे मान लीजिए ये कोई भी आपका विदलन करता हुआ एग है, ठीक है, जिसमें क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा है। तो ब्लास्टुलेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ब्लास्टुलेशन में क्या होता है कि जैसे इस भाग की कोशिकाएं हाथ बनाएंगी, इसकी कोशिकाएं पैर बनाएंगी, तो इस प्रकार से इनकी संभावना का पता लगाना, ठीक है, पॉसिबिलिटी का पता लगाना, इनके फेट का मतलब होता है बेटा हिंदी में भविष्य, फेट का अर्थ होता है भविष्य। तो इनके भविष्य का पता लगाना, तो इनके भविष्य का पता लगाने के लिए एक रेखा चित्र बनाया जाता है, एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है, उसे ही कहते हैं संभावी रेखा चित्र। क्या कहते हैं उसे? ही संभावी रेखा चित्र। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि विदलन के बाद में जो कोशिकाएं निर्मित होती है जिनको हमने नाम दे दिया कोरक खंड, तो वो कोरक खंड आगे जाके किन किन भागों का निर्माण करेंगे इसका पहले से ही अनुमान लगाना, इसका पहले से ही पता लगाना क्या कहलाता है? संभावी रेखा चित्र। और ये जो कोशिकाएं किसी भी भाग का निर्माण करती हैं, अलग अलग भागों का निर्माण करती हैं, इसके संपूर्ण प्रोसेस का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रुला भवन। क्या कहते हैं? गैस्ट्रुला भवन, जो इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रुला भवन पढ़ने से पहले और ब्लास्टुलेशन के बाद, ठीक है बेटा, ब्लास्टुला के निर्माण के बाद और गैस्ट्रुला भवन के बीच की जो अवस्था होती है उसे ही कहते हैं फेट मैप या संभावी रेखा चित्र। अब यदि हम बात कर ले संभावी रेखा चित्र की, तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि संभावी रेखा चित्र क्या है, जिसमें बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो भविष्य में किन किन अंगों का निर्धारण कर रही हैं या किन किन अंगों का निर्माण कर रही हैं, उसका पूर्व में अनुमान लगाना ही क्या कहलाता है? संभावी रेखा चित्र। चलिए, अब कोई भी जो प्रोसीजर है उसको करने की कुछ विधियां होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो यदि हम बात कर लें संभावी रेखा चित्र की विधियां, ठीक है, विधियां कि वे कौन कौन सी विधि है जिसका प्रयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि भविष्य में बनने वाली कोशिकाएं किन किन अंगों का निर्माण करेंगी। तो यदि हम विधियों की बात कर लें तो सबसे पहली विधि है बेटा प्राकृतिक चिन्हों द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में कह दें तो बाय नेचुरल साइंस। ठीक है, प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा यानी कि बाय नेचुरल साइंस। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो कृत्रिम चिन्हों द्वारा, इंग्लिश में कह देंगे इसको बाय आर्टिफिशियल साइंस। ठीक है, और थर्ड यदि हम बात कर ले तो ये होता है औतिकी रासायनिक विधि। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल केमिकल मेथड। चलिए, ये तो हो गया बेटा विधियों के सिर्फ नाम। क्या है ये? संभावी रेखा चित्र को बताने के लिए विधियों प्रयुक्त होने वाली विधियों के कुछ नाम है ये। चलिए फटाफट से मैं आपको इनका ओवरव्यू दे देती हूँ, इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। यदि हम बात करें प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा, तो देखिए बेटा कोई भी जो विकसित होता भ्रूण है या जो विकसित होता अंडा है उसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक साइन होते हैं, नेचुरल। प्राकृतिक का मतलब जो चीज नेचुरल है, जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो कुछ नेचुरल साइंस के द्वारा, कुछ नेचुरल साइंस का मतलब होता है चिन्ह। ठीक है, तो कुछ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा ये पता लगाना कि विकसित हो रहे भ्रूण के कौन से जो भाग की कोशिकाएं हैं वो किस भाग का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं उनके कलर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सेकेंड यदि हम बात करें कृत्रिम चिन्हों के द्वारा, तो कृत्रिम चिन्ह नाम से ही पता चल रहा है कि आपको ये क्या है, ये है आपके कृत्रिम चिन्ह, यानी कि
आर्टिफिशियली, यानी कि हमने इनको आर्टिफिशियली अप्लाई किया है। तो आर्टिफिशियली अगर किन्हीं चिन्हों के द्वारा हम संभावी रेखा चित्र को बनाते हैं तो उसे ही कहते हैं हम कृत्रिम चिन्हों के द्वारा। अब यदि हम इन तीनों विधियों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो टिपिकल विधि है वो है आपकी कृत्रिम चिन्हों के द्वारा। अब कृत्रिम चिन्हों में कुछ चीजें हम देखेंगे, ठीक है, कुछ विधियां और हम देखेंगे जो मैं आपको बता देती हूं। पहली है इसमें जैविक अभिरंजन विधि, ठीक है। दूसरी है इसमें, पहली है इसमें जैविक अभिरंजन विधि, दूसरी है इसमें कार्बन कण अंकन विधि, ठीक है। तीसरी की यदि हम बात कर लें तो तीसरी है इसमें रेडियो एक्टिव अंकन विधि, और चौथी यदि हम इसमें बात कर लें तो वो है फ्लोरोसेंट डाई विधि। चलिए, अब ये जो बेटा आपको इसके जो ये पार्ट्स हैं, ये किसके पार्ट्स हैं? कृत्रिम चिन्हों के द्वारा, यानी कि कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा जो भाग की कोशिकाएं हैं, सॉरी, जो कौन सा भाग है वो किस भाग की कोशिकाओं का या किस भाग का निर्धारण करेगा। अगर हम बात कर ले, लास्ट है हमारा औत्तिकी रासायनिक विधि। औत्तिकी का मतलब होता है कि उत्तकों का पता लगाना, उत्तकों की जानकारी, ठीक है। उत्तकों के बारे में जो भी एंटायर नॉलेज होती है उसको हम रखते हैं औत्तिकी के अंतर्गत। अब औत्तिकी यानी कि उत्तक के साथ में क्या जुड़ा है यहाँ पे? रासायनिक। तो यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स का हम यूज करते हैं यहाँ पे जो हमारे उत्तकों के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें मेलेनिन और ग्लाइकोजन, ठीक है। तो मेलेनिन और ग्लाइकोजन का यूज करके उत्तकों के द्वारा ये जानकारी निकाली जाती है कि ये कौन से भाग का उत्तकों का निर्माण करेंगे। चलिए, ये तो हो गई ओवरव्यू की बात। ये क्या हो गया? आपका ओवरव्यू हो गया। चलिए, अब हम सबसे पहले आ जाते हैं प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देती हूं। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा। कैसे पता लगाएंगे आप? प्राकृतिक रूप से कैसे पता लगेगा कि कौन सा जो भाग है वो कौन सी कोशिकाएं या कौन सा बॉडी का पार्ट्स बनाने वाला है? तो यदि हम बात कर ले प्राकृतिक विधि की, तो प्राकृतिक विधि में क्या होता है बेटा कि जो विकसित हो रहा अंडा होता है, जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है, उसके कलर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। किस में चेंजेस आते हैं? उसके कलर में। अब कलर में जो चेंज है उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैं विकसित हो रहे भ्रूण के कलर को चेंज कर दूंगी, जी नहीं। वो चीज क्या है? नेचुरल है। तो विकसित हो रहे भ्रूण के रंग के द्वारा उसके जो है भागों का पता लगाया जाता है। कैसे? देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें भी बेटा 4 देखेंगे हम। कितने देखेंगे? 4 देखेंगे। सबसे पहला इसमें हम देखेंगे हल्के रंग का। क्या देखेंगे? हल्के रंग का, ठीक है। फिर हम देखेंगे पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, पीले, ठीक है, हल्के पीले रंग का। फिर हम देखेंगे भूरे रंग का, भूरे रंग का। और फिर लास्ट में हम देखेंगे गहरे भूरे रंग का। क्या देखेंगे? गहरे भूरे रंग का। अब रंग की बात हो रही है, यानी कि जो विकसित हो रहा भ्रूण है वो हल्के रंग का है या हल्के पीले रंग का है या पीले रंग का है या फिर भूरे रंग का है या गहरे भूरे रंग का है। अब कैसे पता लगाएंगे आप कि अगर भ्रूण का जो कलर है वो हल्के रंग का है तो वो किस भाग की कोशिकाएं बनाएगा या कौन सा भाग बनाएगा? तो बेटा 3 स्तर पढ़ते हैं आप शरीर के अंदर। कितने स्तर पढ़ते हैं? 3 स्तर पढ़ते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। और इन्हीं से बनते हैं हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो। तो यदि हम बात कर ले हल्के रंग की, किसकी बात कर ले हम? हल्के रंग की। तो यदि भ्रूण का हल्का रंग है तो वो उसकी संभावना है कि वो क्या बनाएगा? शरीर का एक्टोडर्म से विकसित होने वाले सभी अंगों का निर्माण वो करेगा। फिर यदि हम बात कर ले पीले रंग की, तो ये जो पीले रंग का है बेटा ये बनाएगा आपका मीजोडर्म। क्या बनाएगा?
ये बनाएगा आपके शरीर का मध्य स्तर अर्थात मीजोडर्म। अब यदि हम बात कर ले भूरे रंग की, तो ये भूरे रंग का जो भ्रूणीय भाग है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके न्यूरल पार्ट या न्यूरल एक्टोडर्म, और एक चीज और बनाएगा नोटोकॉर्ड। ठीक है बेटा, नोटोकॉर्ड, जिसके बेसिस पे हम कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो न्यूरल एक्टोडर्म यानी कि तंत्रिका से संबंधित एक्टोडर्म, और नोटोकॉर्ड कौन बनाएगा, भूरे रंग का जो भ्रूण का भाग है वो बनाएगा। अब हम बात कर ले गहरे भूरे रंग का, तो आप ध्यान दीजिए क्या बच गया हमारा, बच गया हमारा एंडोडर्म। तो ये जो गहरे रंग का जो पार्ट है ये बनाएगा एंडोडर्म। सिंपल सी चीज है कि यदि भ्रूण का रंग हल्के रंग का है तो वो बनाएगा एक्टोडर्म, यदि वो हल्के पीले रंग का या पीले रंग का है तो वो बनाएगा मीजोडर्म, और भूरे रंग का है तो बनाएगा न्यूरल एक्टोडर्म या नोटोकॉर्ड, और यदि वो गहरे भूरे रंग का है तो वो बनाएगा एंडोडर्म। ठीक है, तो ये तो हो गई प्राकृतिक चिन्हों की बात। किसकी, प्राकृतिक चिन्हों की, जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल किसी भी प्रकार का नहीं है। अब यदि हम बात कर ले कृत्रिम चिन्हों की, ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं कृत्रिम चिन्ह। ठीक है, चलिए फटाफट से ले लेते हैं कृत्रिम चिन्ह। कृत्रिम चिन्हों के अभी हमने पढ़ के चुके हैं, 4 जो होती हैं, 4 मेथड्स लेते हैं कृत्रिम चिन्हों में। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूं कृत्रिम चिन्हों द्वारा। ठीक है, कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल हमने चीज़ें अप्लाई करी जिसकी वजह से हम ये पता लगा पाए कि ये चीज़ जब हमने अप्लाई करी तो हमें ये देखने मिला, ये अप्लाई करी तो ये देखने को मिला। यानी कि ये मैन मेड चीज़ है जो मनुष्य ने जो है स्टार्टअप करी है। इसमें जो सबसे पहले हम लेंगे बेटा वो है जैविक अभिरंजन विधि। क्या है, जैविक अभिरंजन विधि। इसको इंग्लिश में कह देते हैं वाइटल स्टेनिंग, वाइटल स्टेनिंग मेथड। स्टेनिंग क्या होता है बेटा, स्टेनिंग होता है किसी भी कोशिका को रंग देना, कलर देना, स्टेन देना, उसको कोई ना कोई रसायन के द्वारा उसको कलर देना। तो ये सबसे पहले यूज की थी बेटा वोगाट ने। किसने यूज की थी ये सबसे पहले, वोगाट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे यूज की थी। और किस पे यूज की थी, एम्फीबियंस के एग पे, एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग के एग पे। ठीक है, इसमें उन्होंने किस किस का यूज किया था वो देख लें आप। इसमें उन्होंने यूज किया था नाइल ब्लू सल्फेट। ये स्टेन्स के नाम है बेटा, आपको एज इट इज याद रखने हैं, नाइल ब्लू सल्फेट और न्यूट्रल रेड। ठीक है, और लास्ट जो उन्होंने लिया था वो था आपका बिस्मार्क ब्राउन, बिस्मार्क ब्राउन। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। नाइल ब्लू यानी कि कोशिकाओं को नीला कर देगी, न्यूट्रल रेड यानी कि रेड कर देगी, और बिस्मार्क ब्राउन यानी कि ब्राउन कर देगी। तो ये स्टेन देने के बाद में जिन कोशिकाओं ने जिन अंगों का निर्माण किया उसके द्वारा ये पता लग गया कि भाई ये स्टेन देने पे ये जो रंग की कोशिकाएं हैं वो इन अंगों का निर्माण करेंगी, और इस प्रकार से संभावी रेखा चित्र का निर्माण हो गया। ये तो बात हो गई जैविक अभिरंजन विधि की। और यदि हम बात कर ले इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे फिशेस के एग में और एम्फीबियंस के एग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, सेकंड विधि थी हमारी कार्बन कण, कार्बन कण अंकन विधि। ठीक है, इंग्लिश में इसको कह देते हैं कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड, कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड। ठीक है, अगर हम बात करें इस विधि को सबसे पहले किसने यूज किया था, सबसे पहले इस विधि को यूज किया था स्प्रेट, स्प्रेट ने यूज किया था 1946 में। 1946 में स्प्रेट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विधि का यूज किया था। क्या किया था बेटा, विकसित हो रहे भ्रूण में कार्बन के जो कण होते हैं उन्हें चिपका दिया। ठीक है, कार्बन के कण को चिपका दिया और फिर यह पता लगाया कि किस भाग पे चिपके हुए कार्बन के कण ने आगे जाके किस भाग का निर्माण किया। ठीक है, इसे ही कहते हैं कार्बन कण अंकन विधि, यानी कि जिसके लिए उन्होंने कार्बन के कणों का यूज किया।
ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और मेथड है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है रेडियो एक्टिव अंकन विधि। सेम है इसी की तरह, बस इसमें कार्बन के कणों का यूज किया था और इसमें रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं उनका यूज किया था। अब इस मेथड में उन्होंने क्या किया कि वही जहां कार्बन के कण लगाए थे उस जगह पे उन्होंने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ले लिए और उसे कोशिका जो विकसित हो रहा भ्रूण था उसके ऊपर चिपका दिया, एडजस्ट कर दिया, और फिर आगे जाके देखा कि कौन से पार्टिकल, चिपके हुए पार्टिकल वाले जो पार्ट था उसने आगे जाके किस भाग का निर्धारण किया और इसी बेसिस पे ये संभावी रेखा चित्र का निर्माण उन्होंने किया। चलिए, और इसमें एक चीज और थी, इसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पूरी जो कोशिकाएं थी वो बेसिकली एक पूरा स्तर बना रही थी। क्या बना रही थी? स्तर। ये जो तीन आपके स्तर हैं, एक्टो, एंडो और मीजो, तो एक रेडियो एक्टिव पार्ट जिस पार्ट पे चिपकाया था उस पार्ट की कोशिकाएं एक बेसिक स्तर का निर्माण कर रही थी। तो वो स्तर कौन सा था? इस तरह उन्होंने तीनों स्तर का पता इस विधि के द्वारा लगा दिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं वही रेडियो एक्टिव पार्टिकल मार्किंग मेथड। ठीक है, चलिए लास्ट जो हमारा मेथड है विच इज फ्लोरोसेंट डाई मेथड। ठीक है, यानी कि इसमें डाई का यूज किया उन्होंने। किसका यूज किया? डाई का यूज किया। अब इस एग्जांपल के लिए कौन सी डाई का यूज किया उन्होंने? एग्जांपल के तौर पे एक डाई दी हुई है कार्बोसाइनिन। ठीक है बेटा, ये एक डाई का नाम है जो उन्होंने इस मेथड में यूज की थी। तो उन्होंने क्या किया, जो विकसित हो रहा भ्रूण था उस पे ये डाई अप्लाई करी। क्या अप्लाई करी? ये डाई उन्होंने उस विकसित हो रहे भ्रूण पे लगा दी। अब ये डाई लगाने के बाद में उन्होंने इसकी स्टडी किस में करी? माइक्रोस्कोप में। किस में करी स्टडी? स्टडी इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्टेन और डाई दोनों एक दूसरे से आप तुलना कर सकते हैं कि स्टेन मतलब जो पूरा कोशिका जो होती है उसको स्टेन कर लेती है, पूरा ग्रहण कर लेती है। और इसमें उन्होंने क्या किया, ये डाई दे के फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा और ये पता लगाया कि कौन सा भाग है वो आगे जाके किस पूरे भाग का निर्माण, शरीर के किस भाग का निर्माण कर रहा है। इसे इन्होंने कह दिया फ्लोरोसेंट डाई मेथड। तो ये चार वो मेथड थे जो कृत्रिम चिन्हों के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं एज वेल एज आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा बच गया विच इज औतिकी रासायनिक व कोशिका द्रव्यीय विधि। तो फटाफट से वो भी देख लेते हैं। ठीक है, औतिकी रासायनिक कोशिका द्रव्यीय विधि। ये इतना छोटा सा टॉपिक है बेटा कि हमारी एक ही क्लास में ये कवर अप हो जाएगा और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके गैस्ट्रुलेशन वाला जो चैप्टर है उसी के अंदर ये पहले पार्ट है, मतलब पहले आपको फेट मैप पढ़ना है, उसके बाद में आपको गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस पढ़ना है। तो लास्ट जो हमारा मेथड है विच इज औतिकी रासायनिक कोशिका द्रव्यीय विधि। चलिए, इस विधि में क्या था बेटा? इस विधि में उन्होंने क्या किया, नेचुरल जो केमिकल थे, नेचुरल केमिकल यूज्ड। अब वो कौन कौन से नेचुरल केमिकल है जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं? जैसे आप बात कर लीजिए मेलेनिन की, स्किन में होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन की। तो कौन कौन से थे? वो थे मेलेनिन। एग्जाम्पल की बात कर ले हम तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, मेलेनिन हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, हिंदी इंग्लिश सेम है। ठीक है, मेलेनिन और ग्लाइकोजन। ठीक है, तो इन प्राकृतिक रसायनों का यूज करके उन्होंने ये देखा कि ये किस प्रकार से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको जो है अफेक्ट कर रही है, उसको जो है प्रभावित कर रही है। किसको अफेक्ट कर रही है? दे अफेक्ट मेटाबॉलिक
एक्टिविटी। भाई सीधी सी बात है, ये रसायन हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं रसायनों के प्रयोग से ये पता लगाया कि ये जो है किस भाग को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, किस भाग की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये इन फ्यूचर उसी भाग से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए मेलानिन, ठीक है, तो मेलानिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, हमारा जो शरीर के जो रंग का निर्धारण है वो ये मेलानिन की वजह से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ऊतकों पे इन रासायनिक जो विधियां थी, या कह लीजिए आप रासायनिक जो पदार्थ थे, उनका प्रयोग करके ये पता लगाने की कोशिश की कि ये आगे जाके किस भाग का निर्धारण करेंगी, या ये जो रसायन है ये किस भाग से संबंधित है। क्योंकि सीधी सी बात है, ये रसायन वहीं जाके अपना रिजेंबल या अपने आप को शो करेंगे जिस भाग से ये संबंधित है, बाकी दूसरे भाग से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए इन प्राकृतिक रसायनों का यूज करने का रीजन ये था ताकि नेचुरली ये पता लगा पाए वो कि ये हमें हानिकारक प्रभाव भी ना दे और हमें ये भी बता दे कि ये किस भाग से संबंधित है, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास में जो हमने ये फेट में आपका डिस्कशन करा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इतना ही टॉपिक है जितना मैंने आपको यहाँ एलैबोरेट कर दिया है, इसके अलावा या इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको रसायनों के नाम याद रखने हैं, यदि वैज्ञानिक का नाम है तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा गैस्ट्रुला भवन की क्रिया का संपूर्ण अध्ययन, ठीक है। कंप्लीट जो प्रोसेस है गैस्ट्रुला भवन का वो हम कल से फॉलो अप करेंगे। आज की क्लास में हमने फेट मैप का अच्छे से डिस्कशन कर लिया, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।